Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie imagination. Today we have a special guest. You all love him. You all love him more than anything else in our channel nowadays. So let us welcome Dr. Ankit Shah. नमस्ते। अभी तो मुझे आपके लिए कोई लंबा इंट्रोडक्शन भी देना नहीं पड़ता है। वो पहले से डिमांड रहता है अंकित को सुनना है। So we start with the series of things. First is American media reports. So one report American media में आया अभी कि America is happy that Saudi Arabia and Iran are talking to each other. और you and I have discussed that before, but the way they presented it was that America knew all these things in detail. So what do you have to say on this? Because it is very surprising. तो एक हमें ये समझना है कि जब से 1971 गोल्ड स्टैंडर्ड से अनहुक हुआ है डॉलर, तो उसके बाद जितने भी इवेंट्स हुए, जैसे 1973 में ऑयल फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम में वो पेट्रो डॉलर का जन्म हुआ। उसके बाद उसमें सऊदी अरेबिया को ये अश्योर किया गया कि हम सिक्योरिटी देंगे, उसके एक्सचेंज में आप पूरा क्रूड ऑयल जो है वो यूएस डॉलर में, पूरा ओपेक जो है कंट्रीज, दे विल सेल क्रूड ऑयल इन यूएस डॉलर्स। ये अग्रीमेंट था सिक्योरिटी के एक्सचेंज में। तो हम देख रहे हैं कि 1971 के बाद जितने भी इवेंट्स हुए हैं फॉर डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से डॉलर बिकम अ डोमिनेंट फोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से यूएस के पास एक सत्ता आ गई कि वो जिसे चाहे उसे बेल आउट करता है, जिसे चाहे उसे सैंक्शन करता है, कोई भी कंट्री को, जिसे चाहे उसके रिजर्व्स जो है वो फ्रीज कर देता है, एसेट्स जो है वो लिक्विडेट कर सकता है। ये सारी जो एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज जिसको बोलते हैं यूएस डॉलर की वजह से, पेमेंट सिस्टम पे डोमिनेंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और सारी इंटरनेशनल बॉडीज लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब पे डोमिनेंस, इसकी वजह से जो पूरा डॉलराइजेशन का प्रोसेस चला 1971 के बाद, वो एक एक इवेंट जो है अब रिवर्स हो रहा है। तो जिसे मैं अपनी जियोपॉलिटिक्स की जो बुक है, जिसमें मैंने इसको बताया है कि टू बकेट्स थियरी, एक बकेट ऑफ नेशन होता है जिसको सैंक्शन किया जाता है, और दूसरा बकेट ऑफ नेशन है उसको डॉलर्स और आर्म्स सप्लाई किए जाते हैं, और दोनों के बीच जो क्लैश होता है उसके चलते यूएस डॉलर कंटिन्यूज एज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो बोलते हैं कि रशिया को सैंक्शन किया, रशिया के फॉरेन रिजर्व्स पर कब्जा कर लिया या फ्रीज कर दिया, उसकी वजह से डी डॉलराइजेशन हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि ये गलती थी कि रशिया को सैंक्शन करना। अब ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, इनको ये नहीं पता कि टू बकेट थियरी में एक बकेट को सैंक्शन करना ही पड़ता है, ताकि उसके बाजू वाला जो हेल्दी इकोनॉमी कंट्री है उसको लगे कि ये रोक कंट्री को पनिश करने के लिए सैंक्शनिंग जरूरी है, तो मुझे डॉलर के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप खाली इमेजिन करके देख लें, अगर ईरान वाला थ्रेट सऊदी अरेबिया पे नहीं होता, देन व्हाई वुड सऊदी अरेबिया कंटिन्यू विद द यूएस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी? ठीक, बिल्कुल वैसे अगर पीओके वाला मसला नहीं होता इंडिया और पाकिस्तान के बीच, व्हाई वुड इंडिया कंटिन्यू विद डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी? तो हर जगह आप जो ये टू बकेट थ्योरी की सेटिंग देखते हैं, जो डॉलर को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी थी, अब ये सारी सेटिंग बिखर रही है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान, बिल्कुल जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था लास्ट ईयर कि ये दोनों के फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो सेट हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसे अब देख रहे हैं कि उसी डायरेक्शन में दोनों कंट्रीज जा रही है। सो इट इज अ थ्रेट फॉर द यूएस डॉलर विच इक्वेट्स टू व्हाट वी कॉल एज द डी डॉलराइजेशन प्रोसेस। तो नथिंग सरप्राइजिंग। अच्छा, अब वो नरेटिव ये चलाना चाहते हैं कि दिस इज यूएस अप्रूव्ड, तो फिर तो आप ये भी मान लो कि यूएस अप्रूव्स डी डॉलराइजेशन एज वेल। यू वांट टू किल द यूएस डॉलर, फिर ये मान लो जो मैं कब से बोल रहा हूं कि एक बड़ा फैक्शन है यूएस का, डीप स्टेट कंपनीज का, जो अलाइंड है डी डॉलराइजेशन प्रोसेस पे, अब वो भी मान लो फिर। See, corporations तो is just like a flow of water. जहाँ भी easy path होगा वहीं जाने वाले हैं। Like जहाँ भी थोड़ा सा उनको easy path मिलेगा, way out is way out. So because their goal is only profits. And
एंड जिस तरह अमेरिकन गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स जॉब्स रिपोर्ट, जैसे कि कॉर्पोरेशन जैसे ही चला रहे हैं वो लोग, जैसे उसमें ये नहीं रिपोर्ट लिखते धर्म का क्या सिचुएशन है, लोगों को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सभी समाज के लोगों को बराबर उनको एक्सेस है हर चीज के लिए जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं, उस तरह सोचते नहीं है। वो सोचते हैं कि किस तरह प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो जॉब क्रिएशन हो रही है, तो वेरी प्राइवेट सेक्टर फेवरेबल इकोनॉमी। अच्छा, इसमें अभी सिलिकॉन वैली बैंक का तो आपको मालूम, आपने भी उसको प्रेडिक्ट कर चुके हैं, एंड बड़ी बैंक्स का भी कुछ पता नहीं, तो ये सारी बैंक्स भी एक साथ जा सकती है कि ये धीरे धीरे शुरू होगा ये अभी? अच्छा, तो ये आपने पहला ट्रेलर देख लिया। मैंने बैंकिंग क्राइसिस लास्ट ईयर प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये साल होने वाला है। उसका ये इसकी ये पहली झलक है, जो सिलिकॉन वैली बैंक वाला जो है। और दूसरे टॉक पे मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि स्टार्टअप्स और वेंचर फंडिंग, जो पूरी वेस्ट की पूरी इनोवेशन है, वो फिएट डॉलर रिजर्व करेंसी के एंडलेस प्रिंटिंग की वजह से हो पा रही थी। दैट लो रेट इंटरेस्ट लोन्स, जिसकी वजह से ये पूरा इनोवेशन हो पाया वेस्ट में लास्ट 30-40 ईयर्स। तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि एक डॉलर जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो एंडलेस प्रिंटिंग बंद होने वाली है। अगर एंडलेस प्रिंटिंग बंद होने वाली है, तो ये जो लो इंटरेस्ट रेट लोन और वेंचर कैपिटल का जो कैश बर्निंग हो रहा था ये स्टार्टअप्स में, वो सबसे पहले उसी पे अटैक होगा। जो हम देख रहे हैं कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है, जो मैक्सिमम स्टार्टअप्स को और इनोवेशन को फंड करती है, चाहे भले वो स्टार्टअप्स कुछ प्रॉफिटेबिलिटी या कुछ फोर्सिएबल प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं दिखाते, इसके बावजूद फंड कर रही थी, ये सब ये सब धकोसला बंद होना है। तो यू शुडंट बी सरप्राइज्ड। अच्छा, जो मेन क्राइसिस है वो कब आने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो ट्रेलर था, इसमें अमेरिका की जो संस्था है एफडीआईसी, वो बैंक अकाउंट होल्डर्स को एक इंश्योरेंस देती है कि $250,000 तक के अगर आपके अकाउंट में है, और बैंक का कुछ क्राइसिस आता है, तो उसका इंश्योरेंस है एफडीआईसी के पास कि वो आपको रीपे कर देंगे। अच्छा, अब ऑन एन एवरेज हम जानते हैं कि एसवीबी जैसी जो बैंक होती है, उसमें बहुत कम ऐसे अकाउंट्स होंगे जिसमें 250 से कम का बैलेंस हो। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर मनी। बहुत सारे एंटिटीज है, स्टार्टअप्स है, जिनके सैलरीज के कैश उसमें डिपॉजिटेड थे, वो सारे फर्म्स के पैसे भी गए, डूब गए। अच्छा, जो मेन क्राइसिस है वो जब स्टार्ट होना है, तब आप देखेंगे कि एफडीआईसी की खुद की बैलेंस शीट, मतलब जो $250,000 तक का इंश्योरेंस दे रही है लोगों के बैंक अकाउंट में पैसों का, अगर बैंक डूबती है तो एफडीआईसी भरपाई करेगा। 2-3 ऐसी बैंक को बेल आउट करने के बाद एफडीआईसी की खुद की बैलेंस शीट खाली हो जाएगी, मतलब वो इंश्योरेंस चला जाएगा। और जब रियल क्राइसिस शुरू होना है, विच इज द फॉल ऑफ क्रेडिट स्विस, और उसका जो कंटेजियन इफेक्ट आएगा थ्रू आउट यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन बैंक्स पे, और बैंक ऑफ जापान जो एक्शन लेने वाला है अगेंस्ट द यूएस इकोनॉमी, क्योंकि उसके पास बहुत सारी यूएस ट्रेजरी की होल्डिंग है। और उसका जो हेड है, मैं बता दूं दर्शकों को जिनको नहीं पता, बैंक ऑफ जापान के जो मेन करता धरता है वो चेंज हो गए हैं रिसेंटली। तो जापान जो है वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे वो अ, अपने खुद के इकोनॉमी के डिफेंस में कुछ ऐसे स्टेप्स लेगा विच इज अगेंस्ट द यूएस इकोनॉमी। तो जब ये दो इवेंट्स पैरेलल होंगे, विच इज क्रेडिट स्विस का फॉल और क्राइसिस, प्लस बैंक ऑफ जापान के एंटी यूएस इकोनॉमी एक्शंस, जब ये दो होंगे, तो उसके कंटेजियन में पूरी यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बैंकिंग में रिपल इफेक्ट आएगी क्राइसिस की। और जब वो क्राइसिस स्टार्ट होगा, तो उसमें ऐड होगा एक और चीज जिसको हम सीएलओज बोलते हैं। जो 2008 क्राइसिस के बाद सीएलओज जो बेड डेट्स है, उसको बंडल बना के ट्रिपल ए की रेटिंग दे के एक धकोसला चला। बहुत सारी बैंक जो है उसमें एक्सपोज्ड है, ये सीएलओज के बंडल्स में। तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बैंकिंग क्राइसिस आने वाला है बहुत जल्द। खाली ये दो इवेंट की देरी है, क्रेडिट स्विस और बैंक ऑफ जापान के एक्शंस। अच्छा, और एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट टू सऊदी अरेबिया एंड ईरान।
दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि ये दोनों अगर डिप्लोमेटिक टाइज रीसेटल करने वाले हैं, उसकी वजह क्या है और उसकी टाइमिंग डिक्लेरेशन की वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि अगस्त में ब्रिक्स की समिट होने वाली है अफ्रीका में, और ये दोनों जो है ये नए एप्लीकेंट्स हैं ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, अब ये दोनों की जो एप्लीकेशन है अप्रूव होगी नहीं होगी या जो भी डिस्कशन होगा उनको ऐड करने में ब्रिक्स प्लस स्ट्रक्चर में, उसके लिए ये लोग क्यों इतने उत्सुक हैं कि इन्होंने अपने टाइज, जो शिया सुन्नी वाला जो प्रॉब्लम है उसको दरकिनार रख के अग्रीमेंट, कुछ अग्रीमेंट में आ गए। इवन चलो कॉस्मेटिक मान लो अभी टेम्पररी, क्यों इन्होंने ये किया? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो क्रूड ऑयल वेल्थ जो है, जो लिमिटेड है, उसका लिमिटेड स्टॉक है, 20-30 साल बचे हैं, और ये दोनों कंट्रीज को समझ आ गई है कि हमने 50% क्रूड ऑयल वेल्थ यूएस डॉलर को रिजर्व करेंसी स्टेटस चालू रखने में पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट इज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पूरा मिडिल ईस्ट, उसको रेडिकलाइज करने में खर्च कर दिया है। बाकी की इकोनॉमी का हमारा कोई डाइवर्सिफिकेशन अभी तक बैठ नहीं पाया है। सोसाइटी अभी भी रेडिकलाइज्ड रिलीजियस डॉक्ट्रिन पे चल रही है। और तो और हमने जो सेविंग्स रखी है वो ऐसी करेंसी में रखी है, अ फियाट रिजर्व करेंसी डॉलर, जिसका कोई बैकिंग नहीं है। एक ऐसी करेंसी जो 1913 फेडरल रिजर्व के जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ तब से लेके 2023 तक अपना 98% परचेजिंग पावर खो चुकी है। तो कौन सी ऐसी इकोनॉमी होगी जिसके अंदर थोड़ी भी अकल है, वो अपनी सेविंग्स ऐसी जगह पार्क करेगा जिसका 98% परचेजिंग पावर जा चुका है? तो जब ये क्रूड ऑयल वेल्थ जो बाकी बची है वो कंप्लीट हो जाएगी, तब वो जब डॉलर रिजर्व्स ओपन करके देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि आई कैन नॉट परचेज एनीथिंग जो हमने सेव किया उसमें से। तो उनको अभी से जाना है पैक्ड करेंसी वर्ल्ड में, ताकि वो जो क्रूड ऑयल बेच के जो सेविंग्स इकट्ठा हो, ये सारी क्रूड ऑयल वाली कंट्रीज की, वो ऐसी करेंसी में इकट्ठा करे जिसके पीछे रियल वैल्यू हो, विच इज अ पैक्ड करेंसी बाय कमोडिटीज। तो क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया चाहते हैं कि उनकी आगे की सारी सेविंग जो है वो डॉलर में ना पार्क होके कोई ऐसी करेंसी में हो विच इज पैक्ड बाय रियल कमोडिटीज, जिसकी कोई रियल वैल्यू होगी जब क्रूड ऑयल खत्म हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपनी टाइज मेंड करी है। कोई चाइना, कोई रशिया या कोई इंडिया के बोलने से कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो जाता। ये पूरा एक इकोनॉमिक जो एनलाइटनमेंट हुआ है, और वो पुश कर रहे हैं ब्रिक्स को कि भाई आप जल्दी करेंसी लाओ, उसको पेग करो रियल कमोडिटीज एसेट से, तो हम सेविंग्स, रियल सेविंग्स करना शुरू करें डॉलर को हटा के। सो दिस इज व्हाई आई प्रेडिक्टेड कि ये दोनों, इनको मेंड करना ही पड़ेगा अपनी टाइज, विच इज व्हाई एग्जैक्टली आई से डी डॉलराइजेशन इज इक्वल टू डी रेडिकलाइजेशन। ये बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस है आपका, एंड यू आर थिंकिंग फ्रॉम द सनातन धर्म पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थशास्त्र पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि दे आर सेइंग कि चाइना इंटरवीन टू मेंड द टाइज। आपने बिल्कुल सही बोला। डू वी थिंक दैट दोज गाइज आर नॉट सो इंटेलिजेंट टू थिंक ऑल दिस थिंग? वो लोग भी इंटेलिजेंट है, उधर भी अच्छे लोग बैठे हैं फाइनेंस में। सो दे हैव देयर नेशनल इंटरेस्ट अबव एनीथिंग एल्स, लाइक एवरी अदर कंट्री शुड हैव। सो अभी उसमें you mentioned about de-radicalization, back to de-dollarization. We all know कि जितना radicalization spread हुआ through the Western intelligence agencies, divide and rule, वो was all based on this fiat currency model. Because if somebody is dependent on the dollar, then they can easily intervene in the political landscape in those countries. और also अभी ये basic economic law है, don't put all the things in one basket और इन्वेस्टमेंट। सो पेग करेंसी मेक्स नेचुरल सेंस, क्योंकि उसमें रिस्क इज शेयर्ड, नॉट जस्ट वन। एक कंट्री जाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, देयर आर 5 अदर कंट्रीज एंड बिग। इट इज गोइंग टू बी अ बास्केट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट करेंसीज। करेक्ट। तो एक बहुत ही कॉन्क्रीट सा फॉर्मेट बन रहा है। ऐसा नहीं बन रहा कि जहां पे कोई एक कंट्री डोमिनेट करने वाली हो, कोई एक कंट्री किसी को सैंक्शन करती घूमेगी।
या पेमेंट सिस्टम पे रोक लगा दी या फ्रीज कर दिए एसेट्स। तो हमने देखा कि एमबीएस जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, वो तो कब से तैयारी कर रहे थे इसकी। जो वेस्ट में उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं जो शेख वेकेशन के लिए वेस्ट में जाते हैं और जिन्होंने कॉस्टली प्रॉपर्टीज खरीद करके रखी थी, वो सब उन्होंने कब की लिक्विडेट करवानी शुरू करवा दी थी। वो महंगे याख्ट्स और वो जो बड़े बड़े पैलेसेस वेस्ट में लिए थे, फ्रांस में लिए थे, यूएस में लिए थे, कनाडा में इन्वेस्ट करी थी प्रॉपर्टीज। तो उनकी रॉयल फैमिली मेंबर्स को भी उन्होंने कब से ओरिएंटेशन देना शुरू कर दिया था कि आप वेस्ट से अपनी प्रॉपर्टीज लिक्विडेट करें, क्योंकि उनको पता था कि जब मैं पैक्ड करेंसी वर्ल्ड में जाने की कोशिश करूंगा तो कुछ काउंटर एक्शन हो सकता है ये एसेट्स पे। तो वो कब से लिक्विडेट करवा रहे थे। स्मार्ट है। डू यू थिंक कि लोग ऐसा बोलते हैं मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में, कि ये सब शुरू हुआ रशियन सैंक्शंस के बाद? डू यू थिंक इट लाइक दैट और इट वाज बिफोर इन प्ले? इन टर्म्स ऑफ डी डॉलराइजेशन, यस। तो de-dollarization did not start because रशिया was under sanction। तो हम जो टू बकेट थियरी है उसमें रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे डॉलर को हेल्प मिलता है, क्योंकि वन सेट ऑफ हेल्दी नेशन क्लैशिंग विथ वन सेट ऑफ सो कॉल्ड रोग नेशन, और वो जो क्लैश होता है उसमें डॉलर को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इन ऑल काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज जो वर्ल्ड जो है वो तुरंत अपनी सेविंग्स सिक्योर्ड सिक्योर्ड डॉलर को इसलिए समझता है क्योंकि एंडलेस प्रिंटिंग का और एंडलेस लिक्विडिटी का प्रोस्पेक्ट है बिकॉज ऑफ रिजर्व करेंसी स्टेटस। तो जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे चाइना ताइवान के साथ अगर कुछ मिलिट्री स्केल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उससे हमेशा डॉलर को हेल्प मिलता है, डॉलर विल बिकम स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट मेड डॉलर स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। अब हमें ये जानना है कि डी डॉलराइजेशन इन टर्म्स कब से स्टार्ट हुआ। तो आई हैव पिछले कुछ टॉक्स में भी मैंने बोला है कि इट वाज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु टुक द लीड फॉर द डी डॉलराइजेशन प्रोसेस, क्योंकि एक सेट ऑफ कंट्रीज है मिडिल ईस्ट की जिनको समझ में आ गया कि सेविंग्स डॉलर में इकट्ठा करना बेवकूफी है, क्योंकि वो फियाट करेंसी है विच इज बैक्ड बाय नथिंग, प्रिंटेड टोटली आउट ऑफ थिन एयर। दूसरी सेट ऑफ कंट्रीज जो एनर्जी परचेज करती है, एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्रीज, और जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड डॉलर्स में करती है, उनको समझ में आ गया कि अमेरिका जो सोशलिस्ट फ्रीबीज प्रिंट करता है, क्योंकि हम सारा ट्रांजैक्शन डॉलर में करते हैं तो पूरी अमेरिकन लाइफस्टाइल का खर्चा हम उठा रहे हैं, राइट। तो जो परचेजिंग कंट्रीज हैं उनको भी समझ में आ गया कि डी डॉलराइजेशन तो करना ही पड़ेगा, राइट, बिकॉज वी वर एनरिचिंग सम अदर करेंसी instead of our national currencies. So, since we are going to move towards a pegged currency world, तो बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड में अब चेंजेस आने वाले हैं। It's once in a century kind of changes in terms of valuations of the industry sectors across the board. सो जैसे आपने मिलिट्री फ्यूचर अभी तो लोग बहुत बात करते हैं सुपर पावर, और अफ्रीका में बड़ा कॉमन स्टेटमेंट आ रहा है आजकल। अफ्रीका में तो बड़ा कॉमन कि एक स्टेटमेंट था रवांडा के प्रेसिडेंट का, यू टीच अस अबाउट डेट मैनेजमेंट एंड यू कैन मैनेज योर ओन डेट। तो लोग खुल खुल के बोलना शुरू कर दिया। तो वो अफ्रीकन यूनियन में भी ये सब शुरू हो गया अभी तक। सी आदित्य जी, ये पूरा जो है जिसको मैं बोलता हूं कि डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स, कंट्रीज तो आपने पॉलिटिकली लिबरेट कर दी ब्रिटेन ने, लेकिन एक कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स है उसमें से भी अब लोग बाहर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ डी डॉलराइजेशन। तो ये वेव हम खाली अफ्रीका में नहीं देख रहे। ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि हम प्रिंटेड करेंसी से ब्रिटिश मोनार्क्स को हटा रहे हैं। कैलिफोर्निया में अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी बोल रही है कि हमको कोलोनाइजेशन टॉर्चर का रिपेरेशन दो ऑफिशियली। तो ये तो यूएस के अंदर भी यही वेव चल रहा है। तो एवरीवेयर जहां पे भी इंडिजिनस कल्चर और पॉपुलेशन को कोलोनाइजेशन का टॉर्चर हुआ था, वो सारी कंट्रीज अब इज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स। आज आप देखते हैं कि कोई भी वेस्टर्न डिप्लोमेट अगर अफ्रीका को विजिट करता है तो उनको जम करके खरी खोटी सुनाई जाती, चाहे वो ब्लिंकन हो, मैक्रॉन हो, कोई भी हो। उनको बताया जाता है कि आप हमें ना बताएं हमें क्या करना है, वी विल हैंडल अवर कंट्री ऑन आवर ओन।
ठीक। तो ये एक अग्रेशन इसलिए भी आया है आदित्य जी, क्योंकि जो पेग्ड करेंसी वर्ल्ड है उसमें कमोडिटीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैज लोड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड माइंस विच आर अनटैप्ड। और वो उनको समझ में आ रहा है कि दिस बिग पावर्स नाउ आइंग देयर माइंस, चाहे वो लिथियम का हो, गोल्ड का हो, कॉपर का हो, दिस दिस कंट्रीज आर नाउ आइंग देयर माइंस। तो कुछ भी बहाना बना के, इंटरनल केओस करके, देयर कुड बी दोस काइंड ऑफ मूवमेंट्स। और क्योंकि अब अमेरिका का ग्लोबल पोलिसिंग का जो रोल है वो बहुत ही श्रिंक हो गया है, तो अब जो अमेरिका के नेबर्स है उनकी हालत खराब होने वाली, क्योंकि जितना भी मिलिट्री और कोवर्ट ऑपरेशंस का माइट है वो अब मैक्सिको, कनाडा और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट झेलेगा। ठीक। तो बहुत बड़े क्लैश की ओर जा रहा है, जहां पे सारे नेबर्स के साथ अब रिलेशंस टसल की ओर जाएंगे। इसमें अभी जैसे अभी अगर हम बात करें सिलिकॉन, आपने बताया कि बैंक सारे डोमिनो इफेक्ट शुरू होने वाला है। अभी जो लोगों ने अपना जो वेल्थ बनाया है वेस्ट में, डॉलर बेस्ड वेल्थ जो है, रियल एस्टेट में है, और या फिर बैंकिंग में, तो यू जस्ट टोल्ड अस कि भाई जल्दी जल्दी विड्रॉ करो, एफडीआईसी का कोई इंश्योरेंस लिमिट नहीं है अभी। वो 250,000 नथिंग, क्यों आप लोग एक एक सैलरी भी, दो 10 नहीं, सैलरी भी उसकी नहीं दे उसकी पाएंगे। खुद की उसकी खुद की बैलेंस शीट पे उतनी अमाउंट नहीं है कि वो करेक्ट। सबको कवर कर पाए। करेक्ट। और अगर सब लोग एक साथ गए तो अच्छा, इसका एक ट्रेडिशनल रास्ता जो आपको बताएंगे लोग, कि हाँ। क्यों ना फेडरल रिजर्व और प्रिंट करके इनको बेल आउट कर दे, जैसे हाँ। 2008 क्राइसिस के दौरान प्रिंट करके करेक्ट। बेल आउट किया। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार 2008 वाला माहौल नहीं है कि आप प्रिंट करके निकल गए। इस बार आप एक दो एंटिटी को बेल आउट करोगे, लेकिन अगर आपने जो मेन बैंकिंग क्राइसिस जब आएगा, जो क्रेडिट स्विस और बैंक ऑफ जापान के इवेंट के बारे में बात कर रहा हूं, उस डोमिनो इफेक्ट के दौरान अगर आप फेडरल रिजर्व ने प्रिंट किया करेंसी और बेल आउट करने की कोशिश की, तो एक ऐसा इन्फ्लेशन का ब्लड बात होगा कि देर विल बी गन शूटिंग्स ऑन स्ट्रीट्स टू स्टील आइटम्स फ्रॉम द शॉप्स। उस हद तक का इन्फ्लेशन आ जाएगा अगर इस बार मैसिव प्रिंटिंग किया तो। ये मतलब 2008 वाला नहीं है। वेनेजुएला का जैसा होगा कि द डॉलर्स विल बी काउंटेड बाय वेट, 1 किलो ऑफ डॉलर्स। बहुत ही कैच 22 सिचुएशन में है फेडरल रिजर्व। सो द जनरल बेल आउट, अगर लाइक डी डॉलराइजेशन का जो इम्पैक्ट जो लोगों के ऊपर पड़ेगा अभी, पूरे विश्व पे पड़ने वाला है। एक तरीके से भारत के भी डिपॉजिट्स हैं $600 बिलियन के, उनका क्या होगा फिर? अच्छा, मुझे तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हमारा जो फिजिकल गोल्ड इंग्लैंड में पड़ा है, आई डोंट नो इफ व्हाट आर द मूव्स दैट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग, स्पेशली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि वी वुड नॉट वांट कि डीकपलिंग उस हद तक हो जाए कि यू नो पूरा पूरा ही मतलब रिलेशन खराब होके सीजिंग ऑफ एसेट्स वाली हालत पे चले जाए। बट आई बिलीव दैट यू नो एज फार एज द इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न, तो वो सारे सेक्टर्स जो आउटसोर्सिंग वर्टिकल्स पर डिपेंडेंट है वेस्टर्न क्लाइंट्स के रेवेन्यूज के ऊपर, उनको बहुत तकलीफ होने वाली, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, क्योंकि वेस्ट विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड, एज आई से, टू पास ऑन वर्क टू एशिया एनीमोर इन द डी डॉलराइज्ड वर्ल्ड, क्योंकि करेंसी का वैल्यूएशन फ्लिप होगा। पेग्ड करेंसी और फियाट करेंसी के बीच कैसे ट्रांजैक्शन होना है, रेफरेंसिंग, इनवॉइसिंग, उसका नेगोशिएशन एक पूरा अलग से चलेगा। और जहां तक इंडियन स्टॉक मार्केट्स का सवाल है, तो वहां पे जितने भी ये वेस्ट के क्राइसिस इवेंट्स होंगे, उसका धक्का लगेगा इंडियन स्टॉक मार्केट को, इवन इफ टेम्पररी, तो वो बड़ा सा धक्का होगा। और क्योंकि एफआईआई जो है वो विड्रॉ भी कर लेंगे, क्योंकि अगर वेस्ट में ही दिक्कत है लिक्विडिटी की, तो यहां से विड्रॉल होना है स्टॉक मार्केट में से। अच्छा,
वेस्ट की लोग कैसे इसको कर पाएंगे? आई हैव सीरियस डाउट, क्योंकि वैसे तो अभी यूट्यूब पे हम देख रहे हैं, बिकॉज आई एम टॉकिंग सिंस, मैंने तो बाइडेन ने ओथ लिया उसके 7 डेज पहले प्रेडिक्ट कर दिया था ये पूरा डी डॉलराइजेशन और कैसे क्राइसिस आने वाले हैं। तब लोग हंस रहे थे, एंड नाउ वी सी सम ऑफ द यूट्यूब चैनल स्पीकिंग आउट लाउड ऑन डी डॉलराइजेशन। लेकिन वेस्ट में अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको, जैसे जेनेट येलन बोलती है कि यूएस इकोनॉमी विल फेस एन एसेट लॉस ऑन इन वैल्यूएशन टर्म्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो वो बोलती है कि दिस इज नॉट, मतलब शी इज ट्राइंग टू कवर अप बाय कॉलिंग इट क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल वैसे हिलैरी क्लिंटन बोलती है कि प्रिंटेड करेंसी नोट्स हटा दो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो सबको समझ आता है दैट दिस ऑल इज डी डॉलराइजेशन इफेक्ट, बट ये अलग अलग एक्सक्यूजेस निकाल रहे हैं। कुछ तो मैंने रिपोर्ट्स जो मैंने प्रेडिक्ट भी किया था लास्ट ईयर, कि ये वेस्टर्न मीडिया में पूरा आर्टिकल्स आर्टिफिशियली प्लांट हो रहा है कि आप इंसेक्ट्स खाना शुरू कर दो। बर्ग्स एंड इंसेक्ट्स बोल रहे हैं, इट्स अ हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्या क्या बहाने निकाले हैं। यूरोपियन यूनियन में तो क्रिकेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम भी शुरू हो गया है जर्मनी में। कुछ उसको रोस्टेड पाउडर फॉर्म, ये सब मैं बता रहा हूँ आदित्य जी। अगर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स वेस्टर्न पॉपुलेशन पे होने, तो इट इज बेटर के एनआरआईज वहां से निकल ले। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि यू डोंट नो दिस इंसेक्ट्स आर, they have toxic amount of chemicals which are very harmful to human health. लेड से लेके पोटेशियम से लेके एक्सट्रीम क्वांटिटीज ऑफ टॉक्सिक मेटल्स इन देम। वो चीज नहीं बता रहे वो। अच्छा, तो ये पूरा वो नरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि एशिया का जो डी डॉलराइजेशन के बाद सप्लाई होगा एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग और फार्मिंग का, वो प्रायोरिटाइज करेगा अब गल्फ को। आप एक बात समझे, लेसर एंड लेसर क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल, आगे जैसे टाइम जा रहा है उनका क्रूड ऑयल का स्टॉक लिमिटेड है, तो लेस क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल इज चेजिंग लेस क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मिंग ऑफ एशिया। उनको कम से कम उनका स्टॉक खत्म होते जा रहा है, उससे उनको परचेस करना है मैन्युफैक्चरिंग और फार्मिंग एशिया की सप्लाईज की, जो भी कम होते जा रही है बिकॉज ऑफ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये पूरे इक्वेशन में वेस्ट को तो कोई प्रायोरिटी देगा ही नहीं ट्रेड में। एशिया भी चाहेगा कि वो एनर्जी सिक्योर करे, ना कि वेस्ट को एक्सपोर्ट करे पहले फॉर अ फियाट करेंसी। आप समझ रहे हैं? तो मुझे ये बिल्कुल जस्टिफाइड लगता है कि ये पूरा जो आर्टिफिशियल नरेटिव चल रहा है कि आप इंसेक्ट्स खाना शुरू कर दो क्योंकि अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग और फार्मिंग सप्लाईज जो है एशिया से, वो बंद हो जाने वाले हैं इन डी डॉलराइज्ड वर्ल्ड। अच्छा, करेंसी का वैल्यूएशन भी ऐसे फ्लिप हो जाना है कि इवन इफ एशिया वांट्स टू सेल, द वेस्ट कैन नॉट परचेज इन द क्वांटिटीज लाइक इट यूज्ड टू परचेज। अभी तक जैसे परचेज कर रहे थे डेमोनिक क्वांटिटीज, तो वॉलमार्ट और कॉस्टको के जो रैक्स खाली होंगे, तो उसके बाद आई डोंट नो हाउ वेस्टर्न पॉपुलेशन इज गोइंग टू मैनेज दिस ऑल। जहां तक एनआरआईज का सवाल है, मैं तो बोलूंगा कि आपके 401k में जो पड़े हैं पैसे, बैंक अकाउंट में जो पड़े हैं, और जितना भी अगर आपके पास कुछ एक्सेस है, तो उसको, मेरा तो सजेशन यही है कि उसको जितना जल्दी हो सके फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर ले, बिकॉज गोल्ड इज द ओनली एसेट which has zero political risk, zero geopolitical risk, zero counterparty risk, zero liquidity risk and zero default risk। तो ऐसे ही हमारे भगवान ने गोल्ड नहीं पहन रखा, उसका सिविलाइजेशनल विजडम है उसके पीछे। वेरी ट्रू बिकॉज पीपल हैव टू रियलाइज कि सभी लोग अल्टीमेटली रियलाइज कर रहे हैं, गोल्ड मेटल के ऊपर ही रियलाइज कर रहे हैं। और कलयुग में गोल्ड कम ही निकलता है पृथ्वी से, वो उसका भी वैल्यू इसलिए बढ़ जाता है, कलयुग में कम ही निकल रहा है। सो एक इसमें क्वेश्चन आता है, बट बिकॉज सम पीपल आर लिविंग इन ए पैराडाइज, आई डिड नॉट से फूलिश पैराडाइज, जस्ट से पैराडाइज, कि somehow American government will do something which will retain their wealth. This is a unfortunate thought process amongst Americans also,
और भारतीयों में भी है, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो हिंदू मूल के लोग हैं अमेरिका में, उनके अंदर भी ये थॉट प्रोसेस है, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा अमेरिकन गवर्नमेंट कि वापस निकल जाएंगे इस रास्ते से। तो आप बोल रहे हैं कि इस बार ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। जी नहीं। तो एक फिर अभी प्रश्न आता है फिर कि अभी इन लोगों का इन लोगों का इन्वेस्टमेंट फिर किधर होगा? फिर आपने गोल्ड बताया अभी, और इंडिया में भी आने को इनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है कि इंडिया में भी आएंगे तो रह नहीं सकते हैं ठीक से, मतलब उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा दूसरे टाइप का है। तो हाउ डू यू थिंक दैट दीज गाइज विल मैनेज? और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मैक्सिकन करेंसी एंड यूएस डॉलर का जो कन्वर्जन रेट है, तो यूएस डॉलर का डिवैल्यू हो चुका है 15% नाउ। सो द जो करेंसी कन्वर्जन रेट जो एक हफ्ता पहले था, अभी 17 बचा है, 21 से 17 हो गया। सो नाउ द so what do you think what will happen if they move out, or where what will happen to them? व्हाट आई कैन टेल व्हाट एनआरआईएस को क्या करना चाहिए, बट वो करे मतलब बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि अंकित जी, बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सेइंग वी आल्सो हैव सिमिलर फीलिंग अराउंड व्हाट वी आर लुकिंग अराउंड। हम आसपास में जो देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसके साथ मैच कर रहा है। तो बहुत सारी एनआरआई फैमिलीज के मैसेजेस मुझे मिलते हैं और वो बोलते हैं कि वी आर प्लानिंग टू मूव आउट नाउ। एज लॉन्ग एज आई वुड सजेस्ट, आई वुड ऑलवेज से दैट, क्योंकि हम पेग्ड करेंसी वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो सारी वो कंट्रीज जिसका मैन्युफैक्चरिंग और फार्मिंग स्ट्रांग है, दोज आर द बेस्ट जियोग्राफीज टू मूव आउट टू। तो उसमें इंडिया, यूएई, रशिया। रशिया इज गोइंग टू बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट इकोनॉमीज, क्योंकि उसका जो आर्कटिक मेल्ट होगा उसके बाद जो पूरा एक ट्रेजर निकलेगा वहां से, इट्स गोइंग टू मेक रशिया द रिचेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और पूरे एक नए सी लेन्स का एक्सेस रशिया को मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक। तो जहां तक मुझे समझ में आता है, बाई 2035 इंडिया, रशिया एंड यूएई are the next best options to shift and settle, if you are looking for shifting out of from any western country. तो एनआरआई को फेस तो ऐसे ही करना चाहिए कि नाउ इट्स टाइम टू मूव आउट, क्योंकि अगर कंपनीज मूव आउट कर रही है तो इससे बड़ा तो मतलब कंपनीज को ऐसा क्या पता है जो आपको नहीं पता? अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर सेंट्रल बैंक गोल्ड एक्यूमुलेट कर रही है तो वो ज्यादा वाइज होंगे अबाउट वेल्थ या आप? इफ द सेंट्रल बैंक्स ऑफ एशिया एंड गल्फ आर कलेक्टिंग फिजिकल गोल्ड, डंपिंग यूएस डॉलर फ्रॉम द रिजर्व्स, तो उनसे ज्यादा तो फाइनेंस और वेल्थ किसको पता होगा सेंट्रल बैंक के अलावा? तो ये तो क्लियर मार्कर्स हैं कि आप अपने अगर यू डोंट, इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम अ जनरेशनल वाइप आउट व्हिच इज कमिंग, क्योंकि फियाट से पेग्ड करेंसी वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा 360 डिग्री टर्न है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ इकोनॉमीज। अगर जिनको समझ में आ जाए तो वो जो लोग ये पकड़ के बैठे हैं कि हमारी यूएस की इनोवेटिव कंपनीज, तो मैं आपको बता दूं, कंपनीज जो होती है वो कंट्रीज को ट्रीट करती है लाइक अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रॉफिट्स। उनको नेशनैलिटी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, उनको जहां प्रॉफिट्स दिखेगा दे विल जंप देयर। ठीक, अच्छा, फिर बोलेंगे कि नहीं, गवर्नमेंट रेगुलेट करके उनको नहीं जाने देगी आउटसाइड ऑफ द वेस्ट। ये भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मैंने जहां तक मुझे समझ में आता है जियो इकोनॉमिक्स का, दीज कंपनीज रन योर गवर्नमेंट, नॉट अदर वे अराउंड। Correct. ठीक है, तो कोई भी अगर ये समझ रहा है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज सो पावरफुल दैट दे विल स्टॉप द कंपनीज, तो उनको गलत फहमी है। जहां तक जितनी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स मैंने देखी हैं, दे आर कंप्लीटली अंडर द डोमिनेशन ऑफ एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट। तो ये कंपनी शिफ्ट करेगी। अच्छा, बाइडेन ने जिस तरह से टैक्सेशन लेके आए हैं बिलियनर्स के ऊपर, आपको क्या लगता है what is the reaction to come from this extreme capitalism? They'll move They out. will not, they'll move out. उनको उनके प्रॉफिट से मतलब है, मैं अभी भी समझा रहा हूं। और ये वही कंपनीज है जिन्होंने ब्रिटेन को भी उसी वक्त डंप कर दिया था एज अ ग्लोबल पावर, जब ब्रिटेन का इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रॉस देयर डिफेंस स्पेंडिंग। तो अमेरिका एज अ ग्लोबल पावर उस पोजीशन में आ चुका है वेयर इंटरेस्ट एक्सपेंस इज क्रॉसिंग द डिफेंस स्पेंडिंग। वो लोग क्यों रहेंगे? व्हाई विल दिस कंपनी स्टे? दे विल नॉट, दे विल डंप। See, in all the other countries, मैं like natural, अगर पूरे दुनिया में I have traveled all over the world, people
people invest based on their capacity. America is the only experiment I can say कि जहाँ पे people believe, people actually use debt as an instrument for funding. Where रॉबर्ट कियोसाकी, जो अपने आप को अभी आजकल डीडॉलराइजेशन पे बात कर रहा है, रिच मैन डैड पुअर डैड, दैट मैन यूज्ड टू से आई बिकेम ए बिल, उसका वीडियो है, मैं बिलियनर बना हूं डेट की वजह से. सो यूज अमेरिकन डेट टू बिकम ए बिलियनर. अभी उस बिलियनर का, उस बिलियन डॉलर का वैल्यू क्या बचेगा उसके बाद, फिएट करेंसी जाने के बाद आपके So साथ. he is himself talking about de-dollarization, collecting physical gold. करेक्ट. तो ये मैं तो बता रहा हूं कि जो कुछ रिपोर्ट्स आए हैं उसमें वो बता रहे हैं कि अदर कैटेगरी करके एक नया कैटेगरी उन्होंने रिपोर्ट में डाला है. इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंटरनेशनल बॉडी गिविंग अ रिपोर्ट कि किसने गोल्ड और सिल्वर एक्यूमुलेट करा है. तो वो एक नई कैटेगरी उन्होंने डाल दी रिपोर्ट में ऑफिशियली, जिसका नाम है अदर. मतलब मेंशन नहीं किया कौन कलेक्ट कर रहा है, अदर कैटेगरी. ठीक. तो जितने भी एलिट फैमिलीज है, स्पेशली गल्फ के तो रॉयल्स है ही जो जिन्होंने कलेक्ट किया है, और ये सारे जो एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट है उन्होंने बहुत सारा एक्यूमुलेट कर लिया है फिजिकल गोल्ड. सो नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट, जब कॉमनर्स लेने जाएंगे, जब वेस्ट की पब्लिक फिजिकल गोल्ड मांगने जाएगी, मैं बता रहा हूं आपको नहीं मिलेगा. दे विल से एशिया और गल्फ में सारा चला गया, वी डोंट हैव द फिजिकल गोल्ड. वो तो अभी हो गया, अभी वी कैन सी दैट इन एलए एंड सैन डिएगो एरिया में अब दिख ही रहा है हम लोगों को. सो तो अभी शुरू हो गया. एक अभी तो यूएई तो फिर काफी स्मार्ट कंट्री हुई, उसने ट्रेंड को ऑब्जर्व किया और शुरू से इंडिया के साथ हो गई वो, है ना. एंड दे आर मेकिंग द इकोनॉमिक फ्यूचर विद इंडिया. आपने रशिया की बात करी. मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न सिटीजन्स नाउ डेज, बिकॉज ऑफ जो चल रहा है, हम लोग को रशिया से कोई कनेक्शन ही नहीं रख सकते, सैंक्शंस इतने लगे हुए हैं. So people can be jailed in the West if they have any business connections with Russia. So how will they see the future with Russia in future? Like how can they participate in its growth? वेल आदित्य जी, जो मुझे दिख रहा है मैं बता रहा हूं कि जो वेस्ट के अंदर कम्युनिस्ट करेंसी आनी है, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात कर रहा हूं, तो जिस तरह का कम्युनिज्म वेस्ट में आने वाला है, आपको रशिया अच्छा लगेगा बहुत जल्द. मैं ये बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू. ये डिजिटल डॉलर जैसे बाहर आएगा, आपके आपके पूरे, आप क्या क्या एक्सेस कर रहे हैं, क्या क्या परचेस कर रहे हैं, पूरा उसका ट्रेल रहेगा गवर्नमेंट के पास. अच्छा, मैंने ब्रिटेन का एक पेपर देखा, बिकॉज दे आर कमिंग आउट विद डिजिटल पाउंड. तो आई वॉज ट्राइंग टू स्टडी कि ये लोग क्या लेके आ रहे हैं. ठीक. तो वो पेपर में वो बता रहे हैं कि वी विल एंश्योर प्राइवेसी ऑफ द यूजर्स ऑफ डिजिटल पाउंड. वी माने कौन? गवर्नमेंट. फिर बोल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल एंटिटीज हैंडल करेगी ये डिजिटल पाउंड, उनको तो पूरा एक्सेस होगा. मतलब वो बोल रहे हैं कि दिस एंटिटीज विल नॉट शेयर योर इंफॉर्मेशन विद द गवर्नमेंट, बट दीज एंटिटीज आर गोइंग टू ऑपरेट अंडर गवर्नमेंट. मुझे तो मतलब क्या उल्लू बना रहे हैं, मतलब कितना उल्लू बनाओगे आप? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? They are saying they will not pass on the information to the government, and these entities are under the government. I don't know what to make out of it. They are saying we will ensure privacy. See, अभी अभी जो वैक्सीन का पूरा स्टोरीज बाहर आ गया है सब तरफ से, वैक्सीन का भी स्टोरीज बाहर आ गया, किस तरह से फोर्स किया गया लोगों को, जबकि 35% अमेरिकन ने वैक्सीन नहीं ली, तो दे आर कंसिडर्ड सेफ नाउ. लेकिन तो जिन लोगों ने रेबेल किया, तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो रेबेल करेंगे इसके अगेंस्ट, क्योंकि अमेरिका में इंडिविजुअलिज्म, तो ये जो माइंडसेट है वो क्या है? माइंडसेट है कंट्रोल माइंडसेट है क्या? ये जो माइंडसेट है कि किस तरह कंट्रोल करें सबको हमारे अंदर. नहीं, इसमें आदित्य जी ऐसा है कि जब जब एक्सट्रीम कैपिटलिज्म होता है, तो वो ऐसे सिनारियोज लेके ही आ जाता है जहां पे कम्युनिज्म को सपोर्ट मिल जाए. तो आपने देखा कि 18th सेंचुरी का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसमें लोगों का एज अ फैक्ट्री वर्कर्स जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ, उसके बाद कार्ल मार्क्स ये थियोरी लेके आया कि स्टेट शुड हैव अ बिगर रोल और रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ. ये लोग तो हमको लूट लिए, राइट? तो बिल्कुल वैसे एक्सट्रीम कैपिटलिज्म ने जो एक
डेट का माउंटेन अब खड़ा कर दिया है, उसके सॉल्यूशन में कम्युनिस्ट करेंसी लेके आ रहे हैं, राइट। ये जो फुल्ली कंट्रोल्ड कम्युनिस्ट करेंसी आने वाली है, सीबीडीसी। तो इसका हर बार एक्सट्रीम कैपिटलिज्म जो है वो उस हद तक चला जाता है कि बाद में कम्युनिज्म का सेंस बनता है। आप सामने से मांगोगे कि हाँ, अच्छा चलो डाल दो कम्युनिज्म हमारे ऊपर। नहीं तो वैसे भी। विच इज वाई आई से, अच्छा कनाडा में आपने नहीं देखा ट्रूडो ने कैसे प्रोटेस्टर्स के बैंक अकाउंट सील किए, बिल्कुल बिल्कुल की। एक्सेस टू देयर मनी, राइट। वो तो बिना सीबीडीसी के किया उसने। ठीक, ये फ्री वर्ल्ड का एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रहा हूं। इन अ फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ आपको रशिया अच्छा लगेगा, मोर लेस कम्युनिस्ट देन व्हाट द वेस्ट। या जिस फिर तरह ये से लोग आपको इंसेक्ट्स और बग्स देंगे प्लेट पे, यू फील पुतिन इज बेटर। पुतिन तो हंसेगा, बोलेगा अच्छा हुआ बग्स को बाहर निकाल दिया। तो सो सो एक बड़ा अजीब सा एक क्वेश्चन आ रहा है, एक ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन आया है कि ये जो जो डॉलर फिजिकल जो डॉलर लोगों के पास है, एंड देन दे कैन फीस फीस अगर स्कूल फीस एंड अदर थिंग्स, उस पर जब कंट्रोल आ जाए, क्योंकि बहुत सारा स्कूल फीस इज वेरी वेरी हार्ड टू पे बाय द रेगुलर अमेरिकन, इससे जो लोग कॉलेजेस नहीं जाते हैं दे कांट अफोर्ड इट। लेकिन जो फॉरेन के स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटीज में, वो वेल्थ लेकर आते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो है अप्रोक्सीमेटली $700 बिलियन वाज ब्रॉट इन बाय अदर स्टूडेंट्स एनुअल, इतना है, इतना ज्यादा, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन। लेकिन उसके बाद भी स्कूल सिस्टम बैंकरप्ट है। आपका स्कूल में जाके देखेंगे तो यू विल बी सीइंग एवरीथिंग। तो तो हाउ विल द एजुकेशन इंडस्ट्री ऑफ द वेस्ट विल वर्क? और फिर एक और क्वेश्चन उसमें मैं भूल जाऊंगा, नहीं तो इससे मैं बोल रहा हूँ अभी से, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड का फिर क्या मतलब हुआ, लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट वर्ल्ड? तो दो क्वेश्चंस। आपने बात की एजुकेशन सेक्टर की। हाँ। तो एजुकेशन सेक्टर में एक पूरा कंपटीशन चल रहा बिटवीन यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर टैपिंग इंडियन ब्रेन्स। अच्छा, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने एफटीए साइन करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया। सो ऑस्ट्रेलिया इज मूविंग आउट ऑफ दैट अमेरिकन डोमिनेशन इन अ वे। और उन्होंने जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने आके सारी डील्स भी करी है इंडिया में आके अभी, तो उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस भी इंडियन बिजनेस को बहुत इजीली मिल जाएगा कंपेयर टू एनी वेस्टर्न कंट्री इन ऑस्ट्रेलिया और चाइनीज। वो हमको प्रायोरिटी देंगे। और मैंने मीडिया में भी देखा कि इंडिया इज एट द सेंटर ऑफ ऑल दैट ऑस्ट्रेलिया वांट्स टू डू इन द फ्यूचर। ये स्टेटमेंट उनके फॉरेन मिनिस्टर का भी आया है। तो ऑस्ट्रेलिया इज मूविंग आउट। ये तीनों compete करते हैं इन एजुकेशन सेक्टर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, राइट। यूके के साथ एफटीए हर बार साबोटाज हो जाता है। पहले जो बोरिस जॉनसन का टाइम था, तब जो एफटीए का डेलीगेशन आना था इंडिया, उन्होंने रशिया रिलेशंस को एजेंडा में डाला, इंडिया ने कैंसिल कर दिया इनविटेशन, एफटीए वाज सैबोटाज्ड। उसके बाद लीस्ट्रस आई, अंडर हर सुएला ब्रेमरमैन ने कुछ इंडियंस के ऊपर कमेंट किया, वापस एफटीए वाज सैबोटाज, उसकी भी गवर्नमेंट गई। देन ऋषि सुनक केम, तब ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वाला पिन प्रिकिंग हुआ वापस, अगेन एफटीए इज साइडलाइन। तो ऑस्ट्रेलिया ने एजुकेशन सेक्टर में फर्स्ट मोर एडवांटेज लेते हुए गिफ्ट सिटी में 2 यूनिवर्सिटी कैंपसेस डिक्लेयर कर दिए हैं, इंडिया की गिफ्ट सिटी में, विच आई कीप ऑन टेलिंग दैट्स गोइंग टू बी द मिनी वर्ल्ड बैंक फॉर डी डॉलराइजेशन प्रोसेस, हैंडलिंग द एंटायर डी डॉलराइजेशन प्रोसेस। अच्छा, आपने बात की एजुकेशन सेक्टर इन यूएस पर्टिकुलर, जहां पे दे आर टैपिंग इन फॉरेन स्टूडेंट्स, स्पेशली चाइनीज एंड इंडियंस, मोर ऑफ चाइनीज एंड इंडियंस। तो आप देखोगे पोस्ट डी डॉलराइजेशन, क्योंकि एक बात समझे कि एशियंस वर कमिंग ओवर, एज एशियन ब्रेन वाज अट्रैक्टेड टू यूएस, क्योंकि यूएस में इनोवेशन का माहौल था जो हाई एंड एजुकेशन और रिसर्च को सपोर्ट करता था। पोस्ट डी डॉलराइजेशन एक हाई इंटरेस्ट रजीम के अंदर ये पूरा जो लो इंटरेस्ट रेट इनोवेशन को जो पुश मिलता था वो नहीं मिलने वाला। तो मुझे समझ में आता है कि बहुत सारे अच्छे एजुकेशन कैंपसेस इंडिया में शिफ्ट और सेटल होंगे, बिल्कुल वैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया। अच्छा,
इन टर्म्स ऑफ ये कितना सरवाइव कर पाएंगे विद इन द यूएस, तो वो डिपेंड करता है कि कितना कैपिटल ट्रिमिंग जो है गवर्नमेंट के बजट से होता है पोस्ट डी डॉलराइजेशन। यूके में अगर 3 साल इंडियन स्टूडेंट्स का सप्लाई ना हो तो उनको बहुत सारी अपनी कॉलेजेस का शटर डाउन करना पड़े। दैट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, राइट? तो a lot of tough time ahead for the western education sector as well, क्योंकि जब इनोवेशन ही नहीं होएगा, सो और फिर जब कैपिटल ट्रिमिंग हो जाएगी सैलरीज में, जो मैंने प्रेडिक्ट किया है 60% बाय 2025-26, व्हाई विल द इमिग्रेंट्स कम टू द वेस्ट? 60% कम सैलरी लेने कोई क्यों आएगा? और लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, by question. Leader of the free world is our Prime Minister Modi. So the voice of the global south is the new leader of the free world. और इटली की प्राइम मिनिस्टर जो अभी आई थी, उन्होंने क्लियर कमेंट दिया है कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर, एवरीबडी इज सीकिंग हिम। और उसका बहुत सिंपल सा कारण ये है कि जिस तरह का गवर्नेंस इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है, आपने देखा हर एक क्राइसिस में जो अपने आप को P5 कंट्रीज बोलते हैं, वीटो पावर्स, इनका क्या बिहेवियर था आप मुझे बताएं आदित्य जी। यूएस ने कोविड के दौरान क्या करा है, किस देश के लिए क्या करा है? HCQ टैबलेट्स जो थी वो सारी इंडिया ने सप्लाई करी, ठीक? कोरोना वैक्सीन 100+ नेशंस को इंडिया ने सप्लाई करा। कोविन प्लेटफॉर्म हमने सप्लाई करा। अमेरिका ने क्या रोल निभाया है ग्लोबल पावर का? नथिंग। ऊपर से उन्होंने सप्लाई जो रॉ मटेरियल था, जिससे हम कोविड वैक्सीन बना रहे थे, तो वो जो अमेरिका से एपीआई का सप्लाई आना था, वो उस पर भी उन्होंने रोक लगा दी, बिकॉज दे बिकेम एनवियस ऑफ द वैक्सीन डिप्लोमेसी वी वर एबल टू डू। तो उसके बाद क्वाड में डिक्लेयर किया कि वी विल पार्टिसिपेट, इंडिया विल सप्लाई टू द क्वाड अंडर द क्वाड बैनर। उसके बाद ये रिजम्पशन हुआ रॉ मटेरियल। 80% अमेरिकन एपीआई चाइना से आता है। हाँ, सो यू सी द काइंड ऑफ खोखलापन। चाइना का कुछ रोल नहीं था एक्सेप्ट सेलिंग। उन्होंने मास्क सेल किए, हैंड सैनिटाइजर सेल किए। डिड दे सेव लाइफ? नो, नथिंग। वायरस फैलाने का काम किया है, अगर कुछ ना कोई कंट्रीब्यूशन गिन लो तो वो गिन लो आप, हैं? व्हाट वाज द रोल ऑफ रशिया? नथिंग। यूरोपियन यूनियन एनी रोल? नो, नन ऑफ द P5 नेशंस। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने चालू रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवा के वहां से फॉरेन नेशनल्स को भी रेस्क्यू किया है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जो टर्की में सबसे पहले पहुंच गया जैसे ही अर्थक्वेक हुआ। सो वी आर मेकिंग गुड ऑफ द धार्मिक प्रिंसिपल्स विच वी लिव ऑन। कहां है सुपर पावर्स? कहां है सारे? व्हाट रोल डू दे प्ले इन दिस वर्ल्ड? इंस्टेड ऑफ इनको बोलना चाहिए सुपर दादा, ये सुपर हफ्ता वसूलने वाले। So they themselves are rolling back their own positions. मैं बता रहा हूं, इनका इतना स्टेटस लिक्विडेट हो चुका है, ट्रस्ट फैक्टर तो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है ये सारे ग्लोबल पावर्स का। आई एम टेलिंग यू, दिल्ली इज द ओनली टेलीफोन एनी कंट्री कैन रिलायबली रिंग एंड क्राई। आई एम टेलिंग यू, आज अगर ईरान को कुछ प्रॉब्लम है, दिल्ली इज द ओनली वन इट कैन रिलायबली फोन एंड क्राई। इजराइल को प्रॉब्लम है, इट कैन ओनली फोन दिल्ली पीएमओ एंड क्राई। जापान, अभी जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो वो बताएंगे इंडिया को कि अमेरिकन लीडरशिप में हाउ मच क्लूलेस दे आर विथ रिस्पेक्ट टू द यूएस ट्रेजरी दैट दे आर होल्डिंग, द मैसिव रिस्क दैट दे आर होल्डिंग राइट नाउ। तो जितने भी यूएस एलाइज हैं सब आके दिल्ली में आके रोते हैं। That is the position, the superpower position and the veto power that you justified from the West. तो ये कलेक्टिव वेस्ट ने खुद ही अपना डाउनफॉल बुला लिया है। Nobody has to do anything. The leader of the new free world is our prime minister, no one else. Yeah. One last question on the education industry also. कि education industry में we have seen कि what Western education has done to their countries. Western education has brought down the Western world. So will the same universities coming to India will create the same mess here? Because वो already एक जगह फेल कर चुके हैं।
And we also see the Indian students coming out of Western universities, that how clueless they are about themselves and the whole world. Like unko ABCD bolenge to there is no joke now. American born confused desi, by the way, who don't know. You know? So like so will the bringing them in the gift city will actually help educating देखिए, people or de-education? इसमें आपको बताता हूं मैं आदित्य जी क्या होने वाला है। पहले ये जो पूरा डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स जो होना है और डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस जो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, आप देखोगे कि बहुत सारे सर्विस सेक्टर के जॉब्स वैनिश हो जाएंगे। ग्लोरिफाइड अनरिक्वायर्ड हाई पेड जॉब्स इंक्लूडिंग द आईटी सेक्टर। और जब ये जॉब चले जाएंगे तो कुछ ही साल के अंदर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा ऑन द ब्रिटिश क्लासरूम मॉडल फॉर्मेट। क्योंकि ब्रिटिशर्स ये क्लासरूम मॉडल इसलिए लेके आए थे क्योंकि उनको चाहिए थे फैक्ट्रीज के लिए वर्कर्स, और कॉलोनीज के व्हाट आई से इज फेमिनाइजेशन ऑफ मेन। क्योंकि एशिया की जो पूरी सोसाइटी थी वॉज एन एंटरप्राइजिंग रिच सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो उसको कोलैप्स सिस्टमैटिकली करवाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोजिशन करके फैक्ट्रीज में जो क्लासरूम की चार दीवारी में उनको बंद करके 15-20 साल उनको बोलते तुम फोकस करो वो सारी चीजों में विच यू आर नॉट गुड एट। दैट्स व्हाट हैपेंस इन द क्लासरूम। 15-20 साल आपको बोलते हैं यू आर नॉट गुड एट दिस सब्जेक्ट। आपका मेमोरी, बेसिकली योर मेमोरी इज नॉट गुड विद रिस्पेक्ट टू दो सब्जेक्ट्स। स्पेशली जो आपने तीन घंटे में जो लिखा एग्जाम के पेपर में, राइट, जिसको मार्केट के साथ कुछ दूर दूर तक मेमोरी बेस्ड एजुकेशन को, मेमोरी का क्या रोल है मार्केट में आज, स्पेशली आप जब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक। व्हाट इज द रोल ऑफ मेमोरी बेस्ड क्लासरूम सिस्टम एग्जाम असेसमेंट इन द रियल मार्केट? तो 15-20 साल ब्रिटिश ये क्लासरूम फॉर्मेट लाए थे इसीलिए ताकि उनको स्लेव्स मिले गवर्नमेंट ऑफिसेज में बाबू किंगडम बनाने को, जो कुछ भी क्वेश्चन ना पूछे उनको, बिकॉज दे आर एम्प्लॉइज ऑन अ डिपेंडेंट सैलरी, और किसी को ये टाइम ना मिले कि ब्रिटिशर्स को क्वेश्चन कर पाए अबाउट इंडिपेंडेंस और वो सब थॉट प्रोसेस, रिबेलियन का थॉट प्रोसेस। अनफॉर्चुनेटली दिस बिकेम द एजुकेशन फॉर्मेट फॉर द होल वर्ल्ड। तो आज हम देख रहे हैं कि 15-20 साल का क्लासरूम में उस बच्चे की सारी क्यूरियोसिटी खत्म करके उसको फोकस करवा के वो सारी चीज में जहां पे वो अच्छा नहीं है, और फिर अगले 30 साल तक कंपनी का कोई एचआर वाला बंदा ढूंढता रहता है कि इसमें क्या अच्छा है। आपको आयरनी दिखाई देती है? पहले 15-20 साल खराब किए व्हाट यू आर नॉट गुड एट, फिर अब एचआर वाला ढूंढ रहा है व्हाट यू आर गुड एट। तो इसीलिए तो सारी इकोनॉमीज वेस्ट की कोलैप्स हुई ना, वेस्ट की भी तो हुई, खाली ये एशिया की तो बात नहीं है, क्योंकि दिस बिकेम द एजुकेशन फॉर्मेट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, ठीक। तो आप देखेंगे कि पोस्ट डी डॉलराइजेशन जब ये जॉब्स बहुत सारी सर्विसेज सेक्टर की और स्पेशली आईटी सेक्टर की जब इसमें कमी आ जाएगी, तो तुरंत क्वेश्चन मार्क लगना है ब्रिटिश क्लासरूम फॉर्मेट पे कि अगर आप हमारा 15-20 साल इस तरह से खराब करने वाले हैं, चार दीवारी के अंदर हमको घुसा के मार्केट से दूर, मार्केट रियलिटीज से दूर, और फिर इसमें से निकलने के बाद जो पीस ऑफ पेपर मिलना है उसके बेस पे जो यंग एडल्ट है वो उतना डिसएम्पावर हो चुका है कि ही कैन नॉट कंडक्ट एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगले 5 साल के करियर तक का भी कोई गारंटी नहीं है। तो आई थिंक द ब्रिटिश स्लेव मेकिंग फैक्ट्रीज ऑफ दिस क्लासरूम फॉर्मेट विल स्टार्ट कोलैप्सिंग ऑन इट्स ओन। ये खुद पूरा क्लासरूम मॉडल कोलैप्स हो जाएगा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब नंबर ऑफ जॉब्स ही नहीं है उसको जस्टिफाई करने को, और बहुत सारे ये जॉब्स का सपोर्ट मिला फियाट प्रिंटिंग से, एंडलेस प्रिंटिंग ऑफ करेंसी से, जो बंद हो जाने वाला है। एक क्वेश्चन रह गया यहाँ पे, आपके ट्रांसलेशन में आया था। एक क्वेश्चन था रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिबिलिटी ऑफ रेटिंग एजेंसीज ऑफ द वेस्ट, क्योंकि किसी का भी रेटिंग बढ़ा के गिरा सकते हैं। अभी वही हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अभी वो जैक अल्टमैन जो भी है उसका नाम है, नाउ ही इज आस्किंग फॉर बेल आउट फॉर एसबीबी बैंक and London Stock Exchange and London School, London Economics, they have already
taken it aside. So I think it won't be trading in London now. हम्म। So now the karma is really hits back very hard. So what is the credibility of Western rating agencies? क्योंकि हर जगह हम देखते हैं कि अभी भी पूरे वर्ल्ड में वेस्टर्न रेटिंग को बताते हैं वो लोग, ये लोग अपने ऊपर ही रेटिंग बनाते रहते हैं। तो ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इट वाज जस्ट अवार्डेड वन ऑफ द बेस्ट बैंक, राइट? तो वेस्ट के सारे जितने भी वेस्टर्न टेम्पलेट के इंडेक्सेस हैं, सारे के सारे गलत है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं, इन्होंने ना सिर्फ खुद के डिवाइस किए हैं इंडेक्सेस, पर पूरे वर्ल्ड पे इंपोज भी किए हैं थ्रू दोज वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल दिस बॉडीज। तो एक एक मैं खाली आपको एग्जांपल दे दूं, ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अंदर एक एलिमेंट है एजुकेशन का, जिसका डेफिनेशन है कि 25 साल या उससे ज्यादा एज वाला बंदा कितने साल क्लासरूम में स्पेंड करा है। समझ आ रही है आपको? ये है कैलकुलेशन ऑफ एजुकेशन एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब आपने कितने साल खत्म कर दिए बाय बीइंग टोटली अनटच विद द मार्केट रियलिटीज, तो दैट इज वेरी गुड, दैट्स अ हाई रेटिंग फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अब आप बिल्कुल एंटरप्राइजिंग नहीं कर पाएंगे, नाउ यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन जॉब्स एंड यू आर गोइंग टू बी ट्रैफिक फ्रॉम क्लासरूम टू कंपनीज लाइक कैटल्स। तो ये सारे वेस्टर्न इंडेक्सेस मैं बता रहा हूं बहुत ही फ्लॉड है, क्योंकि ये सारे वन लाइफ कॉन्सेप्ट पे बेस हैं, इनके मैट्रिक्स भी बहुत फ्लॉड है। बिल्कुल इन पे रिलाई ना करें। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि सीएलओ जो 2008 के क्राइसिस के बाद इन्होंने बेड डेट सारे बंडल अप करके उनको ट्रिपल ए का रेटिंग दे के चला रहे हैं, राइट? तो ये तो सब अनरेवल होना है, देखो इंडेक्सेस भी सारे अनरेवल हो जाएंगे। Yeah, because the unka like a 20-year-old guy, creative guy creating, I don't know how they decide everything. But anyway, so very good discussion, and also a lot of questions are there. One audience question, I think I'll just take one last one. Martha is asking that one last question. It can be very quick. So, will the East or global South create rating agencies which are more credible than the West? Well, I myself am working on a Sanatan economics model. So I'm devising new indexes to calculate a lot of economic stuff. As long as other, आदित्य जी, एक आप देखेंगे कि सनातन धर्म जो है, ये क्योंकि इनहेरेंटली डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है, उसका नेचर ही ये है कि हर एक इंडिविजुअल अपनी खुद की सीकिंग करेगा। तो आप देखेंगे कभी भी एशिया ने किसी भी वर्ल्ड की कंट्री को कभी कोई रेटिंग नहीं दी, कभी किसी कंट्री को ये नहीं बोला कि आप अपने गवर्नेंस में ये चेंजेस डाल दें, कि आपके वहां डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, आपके वहां मोनार्की क्यों नहीं है, या आपके वहां ऐसे ही होना चाहिए। सो यू विल नेवर फाइंड एनी एशियन कंट्री, बिकॉज दिस इज द भारत क्षेत्र, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और उसी का इन्फ्लुएंस ये सिविलाइजेशन का पूरे एशिया पे रहा है। यू विल नेवर फाइंड अ चाइनीज टेलिंग यू कि वेस्ट में कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, कि वेस्ट को हम रेटिंग देंगे। बिल्कुल वैसे आप इंडियन कॉन्टिनेंट में नहीं देखेंगे, और इवन रशियंस विल नॉट, चाहे आप उनको कितना भी गालियां दे दो, इवन रशियंस विल नॉट गिव अ क्रेडिट रेटिंग और एनी काइंड ऑफ इंडेक्सेस इम्पोजिशन ऑन द वेस्ट, क्योंकि इट मेक्स नो सेंस। क्योंकि हर एक कल्चर का खुद का अपना सीकिंग और उनका खुद का लाइफ साइकिल का स्टेज है, हर एक कंट्री का। हाउ वुड यू इम्पोज अ मोनोक्रोम बाइनरी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड? तो ये तो पूरा वेस्ट का गलत टेम्पलेट वो सबके ऊपर इम्पोज किए हैं, जो बाकी सारी कंट्रीज तो हटा ही देगी। जहां तक सवाल है कि वेस्ट कितना अडॉप्ट कर पाता है ये नए इनोवेटिव इंडेक्सेस, जो नए मॉडल्स जो ईस्ट रेडी करेगा, तो आई थिंक दैट अडॉप्शन इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लीव फॉर द वेस्टर्न गवर्नमेंट्स। क्योंकि जब व्हेन इकोनॉमिक शिट हिट्स द फैन, तो वापस भारत को खोजते हुए आएंगे। 400 साल पहले आए थे, वापस आएंगे ढूंढते हुए कि ये भाई क्या करना है हमें, राइट, व्हेन एवरीथिंग कोलैप्सेस।
No, thank you very much. And I think China is also reeling under the same pressure, right? Isn't it? Because the economy is completely dependent on the dollar. So thank you very much, अंकित. और आप सबके मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, अगली बार जुड़िएगा। और एक हम लोग संडे को लाइव क्वेश्चन सेशन करेंगे अंकित जी के साथ, फ्यू वीक्स में, 2 weeks में। तो then we will discuss these things. You can ask all the questions who are watching us on YouTube, can ask us all of them live. As also on Facebook, it will be live. Thank you and namaste. नमस्ते।